देख सकते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन, यानी जो वेव फंक्शन है साई आपका, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रेट करना, एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, उसे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, प्रदर्शित करते हैं। या फिजिकल सिग्निफिकेंस आप इसे कह सकते हो, यानी कि भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता, ठीक है जी। तो देखा है, देखो ए वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन, जो साई है ना वो सभी इन्फॉर्मेशन रखता है, कंटेन्स रखता है ऑल इन्फॉर्मेशन, सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, ठीक है जी। किसके बारे में? अबाउट द सिस्टम, ठीक है जी, किसी सिस्टम के बारे में। टू डिफाइन इट, इसे डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली, ठीक है जी। यानी किसी सिस्टम को यदि डिफाइन करना है आपको, तो जो उसका वेव फंक्शन साई होता है वो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए उससे रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशंस रखता है, ठीक है जी। आई बात समझ में? लिखा है बिकॉज वेव फंक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि वेव फंक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अभी मैंने बताया था a+ib की फॉर्म में लिखा जाता है। तो लिखा है एंड इट कैन बी रिटन एज, इसे लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है जी। तो देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैंने बताया a+ib के रूप में इसे लिखा जाता है। और साई, ठीक है, साई बराबर है a+ib। ब्रैकेट में xyz t क्यों लिखा है? तो मैंने बताया ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स है और ये टाइम कोऑर्डिनेट है ना t। तो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के टर्म में है, यानी ये पोजीशन को बताते हैं xyz और t बताता है टाइम को। तो ये जो साई है ना, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है जी। साई डिपेंड करता है पोजीशन पर और टाइम पर, ठीक है जी। इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसका मतलब फंक्शन है साई xyz और t का। तो साई बराबर आप लिख सकते हो साई xyz t बराबर क्या, a+ib, ठीक है जी। आई क्या है आपको मैंने बताया, वो सम्मिश्र संख्या होती है, ठीक है जी, इमेजिनरी नंबर होता है। तो लिखा है इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो आप समझते हो, संयोग भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा हो, तो जब कॉन्जुगेट आप निकालते हो तो +i की जगह -i आ जाता है, यानी i का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है जी, संयोग में निकल जाता है, क्लियर है। और इस तरीके से भी आपने पढ़ा होगा, जैसे 2 + √3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, संयुग्मी 2 - √3, ठीक है जी। ये संयुग्मी होता है, इसे आप ये कॉन्जुगेट कहते हैं। और यहाँ पर कॉन्जुगेट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वाला, यानी +i की जगह आप -i लिख देंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसका इस वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आप साई स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। और कैन बी रिटन एज, और इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। तो साई की जगह साई स्टार आ जाएगा, फंक्शन ये भी xyz t का रहेगा, और +i की जगह -i आ जाएगा, ठीक है जी, a-ib। आई बात समझे? फिर दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर दी है, तो देखो साई और साई स्टार, ठीक है जी। तो साई की वैल्यू रखो a+ib, साई स्टार की रखो a-ib, a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a² - i² b² हो जाएगा। और आप जानते हैं i² बराबर होता है -1, ठीक है जी, क्लियर है। तो आप i² की जगह -1 रखोगे तो यह आ जाएगा a² + b²। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये जो सारा है साई स्टार है ना, ये किसके बराबर आता है, a² + b² के। और हाँ, एक बात और सुन लो ध्यान से, देखो साई का यदि आप मॉडुलस दे दो तो एक बार बताओ, आपने पढ़ा होगा जैसे वेक्टर r बराबर होता था, है ना, xi, इस तरीके से पढ़ते थे ना, +yj, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते थे, ठीक है जी, √x² + y², क्लियर है ना। तो ऐसे ही यदि साई बराबर इतना है ना, a+ib, तो इसका मॉडुलस निकालने का भी फॉर्मूला है क्या, √a² + b²। यहाँ पर होता था i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पर है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई समझ में? तो मॉडुलस निकल जाता है, मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड जिसे आप कहते हैं, या मोड कहते हैं, है ना, शॉर्ट में, या इसे आप परिमाण भी कहते हैं या मापांक भी कहते हैं, क्लियर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से यदि आप साई का निकालोगे तो √a² + b² आएगा, और स्क्वायर करोगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा, a² b²। यानी साई स्क्वायर जो है, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, a² + b² के, ठीक है जी। तो मैंने इसके स्थान पर देखो ये भी लिख दिया है, यानी ये सारा
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा ही यहाँ पे साथ में। तो साई का मॉडुलस और उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसलिए लिखा है साई एक्स वाई जेड टी, तो साथ में लिख रही है ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो साई के मॉडुलस लेकर के स्क्वायर करोगे तो वो भी किसके बराबर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, समझा यहाँ पे दिया है, ठीक है जी, समझ गए। और ये जो टर्म है ये जो है ये वाली है ना, साई एक्स वाई जेड टी, यानी साई के मॉडुलस का जो स्क्वायर है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन दैट इज, है ना, द टर्म साई एक्स वाई जेड टी, ठीक है, के मॉडुलस का स्क्वायर क्या देता है ये, तो ये देता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, किसी पार्टिकल के फाइंड होने की, प्राप्त होने की संभावना देता है ये, ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ साई का जो स्क्वायर है ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, जिसे आप प्रायिकता भी कहते हैं, ठीक है, पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है, पढ़ा होगा 12th में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है यानी कि संभावना, यानी कि प्रायिकता। और किस चीज़ की संभावना, तो फाइंडिंग, पाने की, प्राप्त होने की किसी पार्टिकल की, क्लियर है। और ये जो ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देता है ना, ये जो होता है मॉडुलस, ये स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ साई, है ना, साई के मॉडुलस का स्क्वायर जो है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देता है किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा इस बात को बताता है। ये बात किसने बताई थी, 1926 में, है ना, बोर्न नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसलिए आप इसे बोर्न रूल भी कहते हैं, ठीक है जी, बोर्न रूल या बोर्न इंटरप्रिटेशन भी इसे आप कहते हैं, ठीक है जी। तो जो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है, देखो यहाँ बिना एक्स वाई जेड के लिखा है वहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ साई है ना स्क्वायर जो है उसे आप क्या कहते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और हाँ एक चीज़ और लिख दियो, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो, ठीक है जी। और जो आपका साई है वो आपका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड यानी कि प्रायिकता आयाम कहेंगे हिंदी में, है ना, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्रायिकता घनत्व कहेंगे, क्लियर है। तो साई क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर क्या है, तो वो है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद देखें आप आगे की लैंग्वेज लिखी है, फॉर एनी वॉल्यूम एलिमेंट, है ना, कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, क्या है, डी टो बराबर है डी एक्स डी वाई डी जेड। आप एक बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होता है भाई, एल इंटू बी इंटू एच, है ना, पता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम एलिमेंट कहा, पूरा वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम का केवल एलिमेंट। लेंथ जो है एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो डी एक्स है ना, ब्रेड्थ वाई एक्सिस के अलोंग है मान लो कितनी है, डी वाई है, और हाइट जेड एक्सिस के अलोंग है तो कितनी है, मान लो डी जेड। तो आप डी एक्स डी वाई डी जेड डी भी लिख सकते हो, और यहाँ वी को टो से डिनोट करते हैं, तो डी टो बराबर किसके होगा, डी वी, वो डी एक्स डी वाई डी जेड, क्लियर है। तो ये वॉल्यूम का क्या है, एक एलिमेंट ही तो है, ठीक है। तो किसके लिए आप बात कर रहे हो, किसी वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, और डी टो बराबर है डी एक्स डी वाई डी जेड, क्लियर है। किसी पोजीशन आर में आप बात कर रहे हो, ठीक है जी, और किसी टाइम टी पर आप बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो किसकी बात कर रहे हो, लिखा है द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की, है ना, प्रायिकता की, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, है ना, कण के जो पाए जाने की प्रायिकता है या संभावना है, आप उसकी बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो वो कैसे होती है आपको पता तो है, मॉडुलस, देखो ध्यान देना, जो मॉडुलस है साई का, है ना, उसका स्क्वायर क्या देता है, डेंसिटी देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अभी बताया ना मैंने आपको बताया, जो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है वो क्या देता है, एनर्जी डेंसिटी, या जैसे आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो। यानी मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम का क्या है, एनर्जी, ये प्रोबेबिलिटी क्या है यूनिट वॉल्यूम के लिए, प्रोबेबिलिटी। इसी कारण यूनिट वॉल्यूम की प्रोबेबिलिटी है वो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसी कारण आप उसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है जी। तो यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना यानी प्रायिकता। तो यूनिट वॉल्यूम में तो इतना है,
तो देखियो 2 वॉल्यूम में 2 से मल्टीप्लाई, 3 वॉल्यूम में 3 से मल्टीप्लाई, और यदि वॉल्यूम कितनी हो D2 तो फिर क्या होगा D2 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा। ये यूनिट वॉल्यूम के लिए था, लेकिन ये जितना भी वॉल्यूम है उसके लिए है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो इसलिए क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, वो क्या होगा, है ना, आप देखेंगे मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर में, है ना, किसकी मल्टीप्लाई हो गई, उस वॉल्यूम एलिमेंट की, किसकी, D2 की। क्लियर है? और इसे, ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, ये इसे आप किससे डिनोट करते हो, प्रोबेबिलिटी यानी P से। ठीक है जी। और P भी कहाँ पर है, तो पोजीशन R पर और टाइम T पर। तो इसलिए P के ब्रैकेट में क्या लिख लिया, वेक्टर R, T। वेक्टर R का मतलब है x, y, z, यानी वेक्टर R x, y, z की टर्म में होता है। आपको पता है ना क्या होता है वेक्टर R, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर है? तो जो P है वो पोजीशन R और टाइम T पर है, इसलिए P RT लिख सकते हो आप। ठीक है जी। चाहो तो सिंपली P भी लिख सकते हो। और D2 तो मल्टीप्लाई में होना ही है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के लिए इतना है तो D2 वॉल्यूम के लिए इतना हो जाएगा। D2 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो यहाँ मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, इस सारे की वैल्यू तो ये है, D2 तो दोनों की मल्टीप्लाई में है ही। और इसे आप लिख सकते हो, ये आपको पता है ना साई स्टार होता है मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। ठीक है जी। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। साई स्टार क्या होता है, मॉडुलस ऑफ साई का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप इसकी जगह मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर की जगह साई स्टार भी लिख सकते हो। और साई क्या है, तो वही वाली बात है R और T के रूप में। R का मतलब क्या है, x, y, z, वही बात है। और D2 तो सबकी मल्टीप्लाई में आ ही रहा है। क्लियर है? आई बात समझ में आपको? देखो अब ये तो वॉल्यूम के लिए है पूरे, लेकिन यदि आप केवल 1 डायमेंशन मोशन की बात करो, 1 डायमेंशनल मोशन की, तो इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है जी, केवल x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस पार्टिकल के पाए जाने की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस dx। ठीक है जी। कोई स्मॉल डिस्टेंस है dx, उस स्मॉल dx डिस्टेंस में टाइम t पर उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फॉर्मूला यही रहेगा, r वेक्टर r डिनोट करता है x, y, z तीनों को, लेकिन r की जगह x आ जाएगा, क्योंकि अब आप x एक्सिस के अलोंग मोशन की बात कर रहे हैं, तो x आ जाएगा। और ये D2 होता है dx, dy, dz, ये लिखा है ना। y और z एक्सिस के अलोंग आप बात नहीं करें, तो D2 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली dx। ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ भी r की जगह x आ जाएगा और D2 की जगह dx आ जाएगा। आई बात समझ में कैसे? ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, r की जगह x और D2 की जगह dx। ठीक है। तो ये जो ये है मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, आपको पता है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से आप कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, पर यूनिट डिस्टेंस आएगा। क्लियर है भाई? D2 होता मल्टीप्लाई में तो पर यूनिट, आपके मतलब वॉल्यूम के लिए बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, या डेंसिटी कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन अब आप डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हो, तो इसे आप क्या कहोगे, भाई साई मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है तो प्रोबेबिलिटी ही, लेकिन अब ये है ना कैसी है, पर यूनिट डिस्टेंस है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि एक एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं। ठीक है जी। आई बात समझे? तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन या सिग्निफिकेंस था किसका, वेव फंक्शन का। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं आवश्यक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको इसका सारा पढ़ा दिया है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी। बाकी वीडियो लेक्चर्स को है ना अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।